ये एक प्रेम कहानी है। मेरी इस कहानी को आप सभी मेरी बाकी कहानियों की तरह बहुत सारा प्यार दें और अपना सपोर्ट दें, जिससे मैं मोटिवेट होकर और भी अच्छी तरह से स्टोरी को लिखूं। आई होप आप सभी को मेरी ये स्टोरी मेरी बाकी सभी स्टोरी की तरह पसंद आए। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी है दक्ष खन्ना और आरोही की। दक्ष खन्ना जो कि खन्ना इंटरप्राइजेज कंपनी का इकलौता वारिस है। खन्ना इंटरप्राइजेज कंपनी का इंडिया में ही नहीं पूरे एशिया में बहुत नाम है। वो पूरे एशिया में नंबर 1 पर माना जाता है। उस कंपनी में एक छोटे डिपार्टमेंट में भी काम करने वाले लोगों को भी सभी के द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता था। इस कारण लोगों का सपना था कि वो खन्ना इंटरप्राइजेज कंपनी में जॉब कर सके। पर वहाँ पर किसी को जॉब मिलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जॉब करने वाले सभी लोग बहुत ही काबिल होते थे। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि यहाँ पर जॉब पाने के लिए बहुत से टेस्ट क्वालिफाई करने पड़ते थे, जो कि बहुत से स्टेज को पूरा करने पर होता था। और ये सभी नियम खुद दक्ष खन्ना ने ही बनाया था। बहुत ही कम उम्र में ही दक्ष ने खन्ना इंटरप्राइजेस को टेक ओवर कर लिया था। दक्ष जब 20 साल का था तभी उसने खन्ना इंटरप्राइजेस की सारी जिम्मेदारी खुद ले ली थी। इसका एक मुख्य कारण ये था कि उस वक्त उसके डैड अभिजीत खन्ना अचानक बहुत बीमार हो गए थे और उस वक्त कोई नहीं था जो उसे संभाल सके। फिर उनके राइवल्स की भी इस कंपनी पर नज़र पड़ गई थी, जिस कारण अचानक इनके शेयर डाउन होने लगे। तब दक्ष के दादाजी विश्वनाथ खन्ना उन्होंने दक्ष पर ये जिम्मेदारी दे दी। दक्ष भी सभी सिचुएशन को देखकर उसे एक्सेप्ट कर लिया। दक्ष कंपनी की सारी जिम्मेदारी के साथ अपनी आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू करता रहा। फिर धीरे धीरे दक्ष ने अपनी मेहनत और काबिलियत से इस कंपनी का नाम चारों तरफ फैला दिया और आज ये कंपनी पूरी एशिया में नंबर 1 पर है। बाद में पूरी तरह से ठीक होने के बाद दक्ष के फादर भी इस कंपनी में आने लगे। वहीं दूसरी तरफ है मेरी कहानी की हीरोइन आरोही शर्मा। आरोही शर्मा इंटरनेशनल कंपनी में एक मैनेजर के पोस्ट पर जॉब करती है, पर इस कंपनी की मेन ऑनर वही है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि जब वो ऑनर है तो वो मैनेजर की पोस्ट पर क्यों जॉब कर रही है। उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, जो आप सभी को आगे पता चलेगा। कोई बात नहीं, मैं आप सभी को अभी यही बता देती हूँ। आरोही के डैड मिस्टर रकुल शर्मा की पहली पत्नी सिया शर्मा से आरोही पैदा हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कुछ ही साल बाद रकुल शर्मा का बिहेव अचानक अपनी पत्नी सिया और अपनी बेटी आरोही के लिए बदलने लगी। सिया बार बार रकुल से बात कर परेशानी जानने की कोशिश करती, पर रकुल हमेशा उसे टाल देते और ज़्यादा पूछने पर झगड़ा करने लगते। बाद में वो सिया को मारने भी लगे। ये सब देख छोटी सी आरोही अपने डैड से डरने लगी। ऐसे ही दिन बीतते गए और रकुल का जुल्म सिया पर बढ़ता गया। धीरे धीरे आरोही बड़ी होने लगी। जब आरोही 15 साल की हुई तब उसकी माँ सिया को एक खतरनाक बीमारी होने के कारण कुछ साल बाद उनकी मौत हो गई। आरोही की माँ सिया के मरने के 1 महीने बाद ही रकुल ने दूसरी शादी कर ली। रकुल की दूसरी पत्नी जिसका नाम रीना था, उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम मायरा था। मायरा आरोही से बस 1 साल छोटी थी। रीना बहुत ही चालाक और घमंडी औरत थी, वैसे ही उसकी बेटी मायरा भी थी। दोनों माँ बेटी हमेशा रकुल के सामने आरोही के साथ बहुत ही अच्छे से रहती, पर रकुल के पीठ पीछे उसे बहुत टार्चर करती। पर आरोही सब कुछ चुपचाप सह लेती। अगर वो कभी रकुल से कुछ कहती तब रकुल उल्टा उसे डांट देता। आरोही पढ़ने में शुरू से ही बहुत तेज थी। फिर आगे चलकर उसने बिजनेस की पढ़ाई भी कर ली, जिस कारण उसके बिजनेस में भी बहुत दिमाग तेज था। रकुल अपनी बेटी को अपनी कंपनी में ऊंचा पोस्ट देना चाहता था, पर रीना की जिद के कारण रकुल ने आरोही को एक छोटे से डिपार्टमेंट में बस एक मैनेजर का पोस्ट दिया। आरोही बहुत ही खूबसूरत, दूध जैसा दमकता चेहरा, नीली किसी समुद्र की तरह गहरी बड़ी बड़ी आंखें, उस पर लंबी फड़फड़ाती हुई घनी पलकें, पतली गुलाबी हार्ट से होठ, होठों के पास एक छोटा सा काला तिल, जैसे उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहा था। हाइट 5 फुट 5 इंच, उस पर काले घने लंबे बाल उसकी कमर तक आते थे। उसकी पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव थी, जिसे देख हर कोई उसमें डूब जाते थे। शर्मा इंटरनेशनल कंपनी। आज कंपनी में चारों तरफ अफरा तफरी मचा हुआ था।
कंपनी के सभी एम्प्लॉय अपने अपने काम में लगे हुए थे, क्योंकि ये कहा गया था कि आज एक प्रोजेक्ट के लिए खन्ना इंटरप्राइजेस कंपनी की तरफ से वहाँ के खास आदमी आने वाले थे। हालांकि ये कंपनी उतनी बड़ी नहीं थी, पर इस बार बहुत मेहनत के बाद उन्हें खन्ना इंटरप्राइजेस कंपनी की तरफ से ऑफर मिला था, और यह ऑफर भी सिर्फ आरोही के मेहनत के कारण ही पॉसिबल हुआ था। आरोही जितनी खूबसूरत थी उतनी ही शार्प माइंडेड भी थी। अपनी इसी शार्प माइंडेड के कारण ही आज ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनकी कंपनी को मिलने वाला था, वरना शर्मा इंटरनेशनल कंपनी को ये मिलना असंभव था। इस कारण आरोही को ब्यूटी विथ ब्रेन भी कहा जा सकता है। सभी बड़ी बेसब्री से खन्ना इंटरप्राइजेस के लोगों का इंतजार कर रहे थे, पर बहुत देर बाद भी जब कोई नहीं आया, तब हार मानकर रकुल के असिस्टेंट ने खन्ना इंटरप्राइजेस कॉल किया। तभी सामने से कुछ कहा गया जिससे सभी चौंक गए। असिस्टेंट कॉल कट होने के बाद अपने सर मिस्टर रकुल के पास जाकर चुपचाप खड़े हो गए। रकुल अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर उसे फ़ोन पर क्या बात हुई है वो सब बताने लगे। सर, खन्ना प्राइजेस के सीईओ के मैनेजर ने आज यहाँ ना आने के लिए कहा है। उनका कहना है कि वो अभी बहुत ज़रूरी काम में उलझे हुए हैं, इस कारण वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। पर सर, एक और बात भी उनके मैनेजर ने कहा है। वो असिस्टेंट थोड़ा डरते हुए कहा, पर आगे की बात नहीं बता सका। मिस्टर रकुल को अब अपने असिस्टेंट पर गुस्सा आने लगा। वो थोड़ा गुस्से में तेज से बोले, आगे क्या कहा उनके मैनेजर ने? जो भी है सब बातें खुलकर तुरंत बताओ। वो असिस्टेंट अपने सर के गुस्से को देखकर अब और भी डर गया। आप बिना डरे बोलिए, जो भी आपको मैनेजर ने कहा है। डैड तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। वहीं मौजूद मिस्टर रकुल की दूसरी बेटी मायरा ने कहा। फिर मिस रकुल की तरफ देखकर उन्हें शांत रहने के लिए इशारा किया। सर, खन्ना इंटरप्राइजेस के मैनेजर ने ये भी कहा बताया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए और भी बहुत सी कंपनियों ने आगे बढ़कर उनसे कांटेक्ट किया है। इस कारण अब वो लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं। उस असिस्टेंट ने डर से पहले अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया, फिर हिम्मत करके बोला। अपने असिस्टेंट की बात सुन मिस्टर रकुल थोड़ा परेशान हो गए। वहीं मायरा उस असिस्टेंट को केबिन से जाने के लिए कहा। आप सभी सोच रहे होंगे कि मायरा कैसे ऑफिस में आ गई, तो मैं आप सभी को बता दूं कि मायरा आरोही से किसी भी तरह से पीछे नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ ऑफिस में भी आ गई थी। पर वो यहाँ अपने डैड के केबिन में ही रहकर काम करती थी, क्योंकि उसे किसी के अंडर में रहकर काम करना नहीं पसंद था। अभी वो अपने डैड के साथ रहकर खुद को भी बॉस समझने लगी थी। रकुल अपने सिर पर हाथ रखे हुए था। तभी मायरा बोली, डैड, अगर आप कहें तो मैं मिस्टर खन्ना के ऑफिस जाकर बात करूं और उन्हें कन्विंस करूं। मायरा कोई कंपनी की भलाई नहीं चाहती थी, उसका तो मेन मकसद कुछ और ही था। उसने सुन रखा था कि मिस्टर दत्त खन्ना बहुत ही हैंडसम है। आज तक उसने सिर्फ उसकी फोटो ही देखी थी, तो वो एक बार दत्त से मिलकर उसे सिड्यूस करना चाहती थी, क्योंकि उसे ये भी लगता था कि वो बहुत खूबसूरत है और वो अपनी खूबसूरती के जाल में किसी को भी फंसा सकती है। खैर, ये सिर्फ उसकी खुद की सोच थी। मिस्टर रकुल बहुत देर तक परेशान होकर सोचते रहे। फिर वो किसी को कॉल की और तुरंत रूम में आने के लिए कहा। वहीं मायरा सोच रही थी कि आखिर उसके डैड के दिमाग में क्या चल रहा है। वो अपने डैड से कुछ पूछने वाली थी कि तभी केबिन के डोर पर नॉक हुआ। कमिंग, मिस्टर रकुल बोले। उनके बोलते ही केबिन में एक प्यारी सी लड़की आई। उसे वहां देख मायरा की भवें तन गई। वो गुस्से से कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी मिस्टर रकुल बोले, आरोही बेटा, अब तुम ही हो जो इस कंपनी को बचा सकती हो। जी हाँ, सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, आरोही थी। आरोही अच्छे से अपने डैड के बिहेव को जानती है। जब भी उन्हें उससे कोई काम करवाना होता था तो वो यही करती थी। बोलिए सर, मुझे क्या करना है? आरोही बिना किसी भाव के बोली। आरोही को ऑफिस में मिस्टर रकुल को डैड बोलना अलाउड नहीं था। ऐसा मिस्टर रकुल ने ही कहा था, इसलिए ऑफिस किसी को भी ये नहीं पता था कि आरोही भी मिस्टर रकुल की बेटी है। सबको बस यही लगता था कि मिस्टर रकुल की एक ही बेटी है, वो है मायरा। आरोही बेटा, तुम्हें खन्ना इंटरप्राइजेस जाकर उस प्रोजेक्ट को लेना होगा, नहीं तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। अब तुम्हें ही इस कंपनी को बचाना होगा। मिस्टर रकुल आरोही को उम्मीद के साथ देखते हुए बोले। आरोही पहले अजीब सा मुंह बनाती है, जैसे कह रही हो कि मैं क्यों बचाऊं। तभी मिस्टर रकुल फिर बोले, आरोही बेटा, आखिर ये तुम्हारी भी तो कंपनी है और तुमसे ये बात तुम्हारे डैड बोल रहे हैं। आरोही एक गहरी सांस लेकर हाँ में सिर हिला देती है, फिर वहां रखी एक फाइल को उठाकर केबिन से बाहर चली जाती है।
उसके जाते ही मायरा गुस्से से एक पल केबिन की डोर की तरफ घूरती है, फिर अपने डैड से थोड़ा नाराजगी से बोली, डैड आपने इसे क्यों ये काम करने के लिए कहा? ये काम तो मैं भी कर सकती थी। ये काम सिर्फ आरोही ही कर सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। मिस्टर रकुल बिना मायरा की तरफ देखे बोले, फिर अपनी आंखें बंद करके चेयर पर पीछे की तरफ अपना सिर कर लिए। ये देख मायरा गुस्से से अपने पैर पटककर केबिन से बाहर चली गई। मायरा बाहर आई तो आरोही को किसी लड़के के गले लगे देख गुस्से से आग बबूला हो गई, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो लड़का आरोही का मंगेतर करण देशमुख था। वो भी एक अच्छा बिजनेसमैन था, दिखने में भी हैंडसम था। वो आरोही की बहुत केयर कर रहा था। ये सब देख मायरा ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। कुछ देर में आरोही करण को बाय बोलकर खन्ना इंटरप्राइजेज के लिए निकल गई। करण भी जाने लगा। वो पार्किंग एरिया में अपना कार लेने जा रहा था, तभी किसी ने पीछे से उसे पकड़ लिया और तुरंत उसके होठों को चूमने लगी। एक पल के लिए करण बिल्कुल शांत रहा, फिर वो भी सामने खड़ी लड़की के होठों को अपने मुंह में भरकर तेज तेज किस करने लगा। वो लड़की भी करण का पूरा साथ दे रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे को बेतहाशा चूम रहे थे। करण का हाथ उस लड़की के पूरे शरीर पर घूम रहे थे, वहीं उस लड़की के हाथ करण के बालों में घूम रहे थे। करीब 20 मिनट बाद करण ने जब उस लड़की के होठों के रस को निचोड़ लिया, तब कहीं जाकर उसने उस लड़की के होठों को छोड़ा। करण के छोड़ते ही वो लड़की तेज तेज सांसें लेने लगी। करण उस लड़की को अपने सीने से लगा लिया। ऐसा क्यों करती हो मायरा डार्लिंग? तुम जानती हो ना मुझे उकसाने का मतलब? करण ने उस लड़की यानी कि मायरा की पीठ को सुलाते हुए बोला, जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं, आरोही की सौतेली बहन मायरा है। वो अपनी बहन के मंगेतर के साथ रिलेशन में है, जिसके बारे में आरोही को कुछ नहीं पता कि जो दो लोग उसके अपने हैं वही लोग उसे चीट कर रहे हैं। मायरा उसी तरह अपनी तेज चल रही सांसों को कंट्रोल करते हुए बोली, मैं क्या करूं? जब जब तुम्हारे करीब वो आरोही आती है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। अच्छा, पर अब जो तुमने मेरे तन बदन में आग लगा दी है तो उसे कौन बुझाएगा? करण एक शरारती स्माइल के साथ मायरा को ऊपर से नीचे तक चेकआउट करते हुए बोला। करण की बात सुनकर मायरा थोड़ा घबरा गई, क्योंकि करण जब भी उसके साथ फिजिकल होता तो वो बहुत वाइल्ड हो जाता था। इसे मायरा कुछ कहती, करण उसे अपनी गोद में उठा लिया और लेकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। फिर तुरंत उनकी गाड़ी वहां से निकल गई। इस बात से दोनों अनजान थे कि कोई था जिसकी नजरें पूरे टाइम उन दोनों पर ही टिकी थी। वहीं दूसरी तरफ करीब आधे घंटे बाद आरोही की गाड़ी खन्ना इंटरप्राइजेस के सामने आकर रुकी। आरोही कार से बाहर आई और एक नज़र अपने सामने की बिल्डिंग को ध्यान से देखा। वो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग के सेंटर में बड़े बड़े अक्षरों में खन्ना इंटरप्राइजेस लिखा हुआ था, जो कि बहुत ही आई कैचिंग था। कुछ सेकंड तक देखने के बाद आरोही एक गहरी सांस लेकर बिल्डिंग के अंदर चली गई। बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर आरोही सबसे पहले रिसेप्शन पर ही गई। वहां रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी हुई थी। आरोही उसके पास जाकर एक स्माइल के साथ बोली, मैं शर्मा इंडस्ट्रीज से आई हूँ। क्या मैं यहाँ के सीईओ मिस्टर दत्त खन्ना से मिल सकती हूँ? आरोही के बोलने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट एक बार ऊपर से नीचे तक आरोही को घूर कर देखती है, तो तुरंत किसी को फोन मिलाती है। वो रिसेप्शनिस्ट दक्ष के असिस्टेंट रोहन को कॉल कर उसे सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर रोहन कुछ बोलकर कॉल कट कर देता है। मिस आरोही, आपको सर ने अपने केबिन में बुलाया है। आप यहाँ लिफ्ट से 18th फ्लोर पर चले जाइए, वही सर का केबिन है। वो असिस्टेंट शांत भाव से आरोही से बोली। आरोही हल्की मुस्कान के साथ थैंक यू बोलकर लिफ्ट की तरफ चली गई। लिफ्ट में पहुंचकर आरोही 18th फ्लोर का बटन प्रेस किया। कुछ सेकंड बाद आरोही लिफ्ट से बाहर आई। ये फ्लोर बाकी सभी फ्लोर से बिल्कुल अलग था। इस फ्लोर पर सिर्फ एक रिसेप्शन बना था और दूसरी तरफ दक्ष के ऑफिस। बाकी एक भी एम्प्लॉय नहीं थी। दक्ष के केबिन से सटा उसके असिस्टेंट रोहन का केबिन था। आरोही को देख रोहन उसे दक्ष के केबिन के पास लेकर गया। दक्ष के केबिन के बाहर आरोही को छोड़कर रोहन वापस अपने केबिन में चला गया। आरोही दक्ष के केबिन के बाहर कुछ सेकंड खड़ी रही, फिर हिम्मत कर केबिन नॉक किया। कम इन। आरोही की नॉक करते ही अंदर से एक रौबदार आवाज आई। उस आवाज को सुनकर एक पल के लिए आरोही घबराने लगी, क्योंकि
उसने सबसे सुन रखा था कि दक्ष खन्ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसान है और लड़कियों से उसे सख्त नफरत है। पर अब चाहे जो हो, उसे तो अब दक्ष से मिलना ही होगा, भले ही वो बहुत खतरनाक ही क्यों ना हो। ये सोच वो अपने सिर को झटकी और केबिन का डोर ओपन कर अंदर गई। अंदर पहुंचते ही सामने चेयर पर किसी किंग की तरह बैठे इंसान को देख आरोही सन्न रह गई। दक्ष दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव था। वो किसी ग्रीक गॉड की तरह लग रहा था। आरोही की नजरें ना चाहते हुए भी दक्ष पर ही ठहर गई। आरोही, जो कि कभी किसी से जल्दी अट्रैक्ट नहीं होती थी, वो भी आज दक्ष को देख उससे अट्रैक्ट होने लगी थी। आरोही की नजरें दक्ष पर ही टिक गईं। एक पल के लिए वो उसमें खो सी गई। तभी दक्ष की आवाज सुनकर आरोही तुरंत अपने सेंस में आ गई। हेलो मिस आरोही, आपको मुझसे कौन सा इंपॉर्टेंट काम था जो आप मुझसे मिलना चाहती थी? आरोही को खुद की तरफ देखता पाकर दत्त अपने कोल्ड आवाज में आरोही से बोला। आरोही, जो कि बहुत ही मासूम और भोली भाली थी, वो किसी की तेज आवाज को सुनकर भी डर जाया करती थी। वो दत्त की कोल्ड वॉइस सुनकर डर से कांपने लगी। हालांकि दत्त अपने नॉर्मल वॉइस में ही आरोही से बोला था, पर यह भी आरोही को डरा रहे थे। वो, सर, मैं यहाँ पर अपनी कंपनी की तरफ से आई हूँ। वो मेरे पास कुछ बेहतरीन आइडिया है जिससे आप हमारे साथ वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं जो आप पहले करने वाले थे। आरोही डरते डरते एक ही बार में दक्ष से कह देती है। ये सब वो अपनी नजरें झुकाए हुए कह रही थी। दक्ष, जिसकी नजरें पूरी टाइम आरोही पर ही टिकी हुई थी, वो आरोही की प्यारी सी आवाज सुन उसमें खो सा गया था। दक्ष साफ देख पा रहा था कि आरोही बहुत ही खूबसूरत है। उसका दूध जैसा गोरा बेदाग चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और उस पर लंबी पलकें जो कि तितली के पंख की तरह फड़क रही थी। उसके चेहरे जैसे पतले लाल होठ, जिसे देख दक्ष का मन उसे खाने को कर रहा था। आरोही को ध्यान से देखते हुए दक्ष अपनी चेयर पर से उठा और चलकर आरोही के पास गया। आरोही दक्ष के ऐसे अचानक अपने बिल्कुल करीब देख चौंक गई। वो जल्दी से हड़बड़ाकर चेयर पर से उठ गई। वो दक्ष को देख कुछ बोल पाती उससे पहले ही दक्ष आरोही को उसके कमर में अपने हाथ डाल उसे खुद से चिपका लिया। फिर तुरंत आरोही को खुद से दूर जाने का मौका दिए बगैर उसके पतले सॉफ्ट लाल होठों को अपने होठों में भर लिया। दक्ष के अचानक ऐसा करने से आरोही बहुत घबरा गई। वो जल्दी से दक्ष को खुद से दूर करने लगी, पर दक्ष आरोही पर अपनी पकड़ कस लिया और आरोही के निचले होठ को अपने होठों के नीचे दबाकर उसे धीरे धीरे शक और लिक करने लगा। दक्ष के इतने सॉफ्टली किस करने से आरोही भी उसमें मदहोश होने लगी। आखिर वो भी तो दक्ष से अट्रैक्ट थी। कुछ ही सेकंड बाद आरोही भी दक्ष के किस में उसका साथ देने लगी। आरोही का साथ पाकर दक्ष बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। अब दक्ष आरोही को पैसे की किस करने लगा। आरोही भी दक्ष का पूरा साथ दे रही थी। दोनों ही एक दूसरे को बेतहासा चूम रहे थे। किस करते हुए ही दक्ष आरोही को वाल से लगा दिया, फिर आरोही की कमर को सहलाते हुए उसके होठ चूम रहा था। कुछ देर बाद दक्ष के होठ आरोही के कॉलर बोन और कंधे पर चलने लगे। आरोही भी पूरी मदहोश हो गई थी। वो दक्ष को अपने साथ कुछ भी करने से बिल्कुल भी नहीं रोक रही थी। दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे कि तभी अचानक केबिन का डोर तेज आवाज के साथ एक झटके में खुला। अचानक डोर खुलने की आवाज से दक्ष अपनी सोच से बाहर आया। उसकी नजर डोर पर गई जहां उसका असिस्टेंट खड़ा था। उसके हाथ में एक फाइल थी। फिर दक्ष की नजर आरोही पर गई जो उसके सामने वाले चेयर पर बैठी हुई थी और उसे अजीब तरह से देख रही थी। ये सब देख दक्ष हैरान रह गया कि ये मुझे क्या हो गया था। मैं बस मिस आरोही को देखकर इतना खो गया कि मैं उसे लेकर क्या क्या सोचने लग गया। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। ये कैसे पॉसिबल है? दक्ष अपने ही मन खुद से बोला। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अभी तक जो भी दक्ष और आरोही के बीच रोमांटिक सीन था, वो सब दक्ष की एक इमेजिनेशन थी, वो कोई हकीकत नहीं था। तभी दक्ष के कानों में उसके असिस्टेंट की आवाज गई, जिससे वो अपनी सोच से बाहर आया। असिस्टेंट दक्ष को बुलाते हुए कहा, सर, सर, ये एक इम्पोर्टेंट फाइल थी, इस पर आपके साइन चाहिए थे। दक्ष कुछ नहीं बोला और अपने असिस्टेंट के हाथ से फाइल लेकर एक बार उसे रीड किया, फिर उस पर साइन कर दिया। दक्ष के साइन करते ही उसका असिस्टेंट वो फाइल लेकर केबिन से बाहर चला गया। हाँ तो मिस शर्मा, आप क्या कह रही थी? आपको कौन सा जरूरी डिस्कस करना था मुझसे? दक्ष अपने कोल्ड वॉइस में आरोही की तरफ एक नजर देखते हुए बोला, फिर अपना लैपटॉप ओपन कर उस पर आए मेल्स चेक करने लगा। अजीब इंसान है ये मिस्टर खन्ना। अभी तो मैंने इन्हें बताया था कि मुझे क्या काम है,
लेकिन फिर से दोबारा मुझसे पूछ रहे हैं। मुझे ना इन अमीर लोगों के दिमाग का कुछ पता नहीं चलता है। से समथिंग मिस शर्मा, अदरवाइज यू कैन गो, आई हैव नो मोर टाइम। अभी आरोही खुद में दक्ष को भला बुरा बोल ही रही थी कि तभी दक्ष की कोल वॉइस उसके कानों में पड़ी। दक्ष की बातों में उसका एटीट्यूड साफ झलक रहा था। आरोही दक्ष की बात सुन हड़बड़ा गई। ओ मिस्टर खन्ना, मेरी कंपनी चाहती है कि जो आप अपने न्यू होटल को लॉन्च करने वाले हैं उस प्रोजेक्ट को आप हमारी कंपनी को दें, जैसा आपका पहले का प्लान था। मेरी कंपनी आपके होटल की डिज़ाइन तैयार करने में अपना सबसे बेस्ट कलेक्शन देगी। आरोही अपनी मीठी सी आवाज़ में बड़ी ही रिस्पेक्टफुली दक्ष से बोली। दक्ष एक पल के लिए फिर से आरोही की जादुई वॉइस में कहीं खो गया, पर जल्द ही खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके एक गहरी सांस लेकर आरोही की तरफ देखा, फिर वापस से अपने एटीट्यूड में बोला, लेकिन क्यों मिस शर्मा, मैं ऐसा क्यों करूं? आई मीन मेरा इसमें क्या फ़ायदा है? आरोही दक्ष की बात सुन चौंक गई। वो उसी तरह हैरानी से बोली, व्हाट डू यू मीन मिस्टर खन्ना, आपके कहने का क्या मतलब है? मैं कुछ समझ नहीं पाई। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को दिया तो इससे मेरा क्या फ़ायदा है? दक्ष अपने लैपटॉप पर अपनी नज़रों को गड़ाए हुए बोला, मिस्टर खन्ना, अगर आप मेरी कंपनी को ये प्रोजेक्ट देंगे तब हम अपना वेस्ट वर्क करके आपको देंगे। आरोही दक्ष की बात पर तुरंत बोली, वो तो मैं किसी भी कंपनी को दूंगा तो वो अपना बेस्ट हमें देगी ही। दक्ष उसी तरह बिना किसी भाव के आरोही से बोला। अब आरोही को थोड़ा गुस्सा आने लगा था, पर वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करके दक्ष से सीधे पूछी, तो आप ही बताइए आप क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट मिस्टर खन्ना? मैं आपको चाहता हूँ मिस शर्मा। आई वॉन्ट यू एंड ओनली यू मिस शर्मा। दक्ष आरोही की आंखों में देखते हुए साफ साफ शब्दों में बोला, व्हाट व्हाट आर यू टॉकिंग मिस्टर खन्ना? आरोही दक्ष की बात सुनकर हैरानी से बोली। तभी आरोही की बात पर दक्ष ने आगे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही आरोही की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। कुछ देर तक आरोही कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसके कानों में तो जैसे दक्ष की बात गई ही नहीं है। उसके कानों में बस दक्ष की एक ही बात गूंज रही थी। वो आवाज़ थी, आई वॉन्ट यू एंड ओनली यू मिस शर्मा। दक्ष आरोही को शांत देखकर अपने चेयर पर से उठा और आरोही के पास चलकर गया और आरोही के बिल्कुल पास जाकर उसके कानों में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए एक बार फिर से बोला, क्या वाकई में आप मेरी नहीं होना चाहती हैं मिस शर्मा? अचानक अपने कानों में किसी की गर्म सांसें महसूस कर आरोही अपने सोच से बाहर आई। वो जल्दी से अपने बगल में देखी तो दक्ष को अपने इतने करीब देख वो हड़बड़ा गई और जल्दी से उससे दूर हो गई। फिर हड़बड़ाते हुए धीरे से बोली, देखिए मिस्टर खन्ना, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो किसी के भी साथ पैसों के लिए कुछ भी। इतना कहकर उसके आगे के सब उसके गले में ही रह गए, क्योंकि दक्ष उसके बिल्कुल करीब आ गया था और अपने इंटेंस भरी नज़रों से आरोही के गुलाबी होठों को एक टक देख रहा था। आरोही दक्ष की नज़रों का पीछा करती है तो वो उसकी नज़रों को खुद के होठों की तरफ देख सब समझ गई, पर ना जाने क्यों उस चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो दक्ष के नज़दीक आने से अंदर तक सिहर रही थी। क्या मैंने तुम्हें अपने साथ सोने के लिए कहा? बोलो ना मिस शर्मा। दत्त आरोही के होठों को उसी तरह देखते हुए उसके बिल्कुल करीब आकर बोला। आरोही कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो दत्त के दोबारा बोलने पर बिना कुछ बोले अपने सिर को ना में हिला दिया। इस वक्त आरोही और दत्त दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। उन दोनों के होठ भी बहुत करीब थे, जिससे दोनों में से कोई भी हल्का सा आगे बढ़ने पे उनके होठ छू जाते। ये देख दत्त हल्का सा मुस्कुराता है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़कर आरोही के गुलाबी होठों को अपने होठों से हल्का सा छूकर तुरंत दूर हो जाता है। ये सब एक फ्लैश की तरह हुआ कि आरोही समझ भी नहीं पाई कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। जैसे ही वो कुछ समझ पाती तब तक दत्त उससे दूर होकर खड़ा था। ये देखकर आरोही जल्दी से बोल पड़ी, इफ यू डोंट नो मिस्टर खन्ना, सो इट्स योर इंफॉर्मेशन दैट आई एम ऑलरेडी इंगेज्ड। आरोही की बात सुन दत्त बिना किसी भाव के तिरछा मुस्कुराए, यू हैव ओनली वन डे मिस शर्मा। अगर आप वो प्रोजेक्ट अपनी कंपनी के लिए पाना चाहती हैं तो मेरे प्रपोजल पर गौर कीजिएगा। दक्ष आरोही की बात को इग्नोर कर बिना किसी भाव के बोला। आरोही दक्ष की बात सुन गुस्से से उसे घूरने लगी। उसे इस वक्त दक्ष एक जिद्दी बच्चे की तरह लग रहा था, जो उसे पाने के लिए जिद पर अड़ा हो और उसकी बात को सुनना ही नहीं चाहता हो।
आरोही बिना कुछ भी बोले गुस्से से दच के केबिन से जाने लगी। तभी दच की बात सुन उसके जाते हुए कदम रुक गए और वो अजीब तरह से दच की तरफ देखने लगी, जैसे मानो वो दच के कहे शब्दों को समझने की कोशिश कर रही हो। दच आरोही को रूम से जाते देख अपनी आंखों को बंद कर पीछे चेयर से अपने सिर टिकाए हुए अपने कोल्ड वॉइस में बोला, बहुत जल्द आपको मुझ में अपनापन लगेगा और आप खुद मेरे पास आएंगी, क्योंकि कुछ सच लाख पर्दों में हो फिर भी सामने आ ही जाते हैं। दच की बात को सुनकर आरोही सोचे पड़ जाती है। वो सोचते हुए अपने मन में खुद से बोले, आखिर मिस्टर खन्ना के कहने का क्या मतलब है? किस सच की बात कर रहे हैं मिस्टर खन्ना? क्या मैं इनसे पूछूं? फिर खुद को ही डांटते बोले, चल छोड़, जाने दे, वरना ये इंसान फिर से जलेबी की तरह घुमावदार बात करेगा जो मेरी समझ से बाहर होगा। ये सोचते हुए आरोही दक्ष की तरफ देखते हुए ना में अपने सिर को हिला देती है, पर उसकी नजर अभी भी दक्ष को ही देख रही थी। डोंट लुक एट मी लाइक दिस मिस आरोही, अदरवाइज यू आर आल्सो फॉल इन लव विथ मी। दक्ष उसी तरह अपनी आंखें बंद किए हुए ही अपने कोल्ड वॉइस में बोला। आरोही दक्ष की बात सुनकर हड़बड़ा गई और जल्दी से अपने सिर को झटकते हुए रूम से बाहर जाने लगी। उफ, ये इंसान आंखें बंद किए हुए भी सब देख लेता है। आई एम श्योर ही इज अ डेविल। आरोही खुद में ही बड़बड़ाते हुए केबिन से बाहर निकलते हुए लिफ्ट की तरफ जाती है। फिर लिफ्ट से होते हुए नीचे आती है और गुस्से में अपना पैर पटकते हुए ऑफिस से बाहर निकल जाती है। वहीं अपने केबिन में बैठा दत्त सब कुछ देख रहा था। सब देखते हुए अभी उसके होठों पर एक टेढ़ी स्माइल थी। बहुत जल्द तुम मेरी होगी, वो भी पूरे हक के साथ। दत्त अपने चेयर पर रिलैक्स होकर आराम से बैठते हुए खुद में बोला। वहीं आरोही दत्त के ऑफिस से सीधे अपने ऑफिस नहीं जाती है। वो सिर्फ मिस्टर रकुल को मैसेज कर देती है कि मिस्टर खन्ना ने एक दिन का टाइम दिया है। ये मैसेज करके आरोही सीधे अपने फ्लैट पर जाती है। आरोही ने जब से ऑफिस ज्वाइन किया था उसके कुछ साल बाद आरोही ने अपने दम पर ये फ्लैट ले लिया था, जिसमें वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ रहती है, जिसका नाम जिया है। उसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। जिया भी आरोही के साथ उसी के ऑफिस में काम करती है। अभी जिया ऑफिस में थी तो फ्लैट पर आरोही बिल्कुल अकेली थी। आरोही अपने फ्लैट पर पहुंचकर सबसे पहले शावर लेती है। शावर लेते समय भी आरोही के माइंड में दक्ष की बातें ही चल रही थी। वो ना चाहते हुए भी कुछ भूल नहीं पा रही थी। अचानक ही वॉशरूम में लगे मिरर में देखते हुए उसकी नजरें अपने होठों पर गई। होठों को देखते ही उसे दक्ष का उसके होठों को अपने होठों से छूना याद आ गया, तो उसके हाथ अपने आप उस पर चले गए। उसे अभी भी अपने होठों पर दच के होठों की गर्माहट महसूस हो रहा था। आरोही के लिए ये उसके लाइफ का फर्स्ट किस था। उसने अब तक अपने मंगेतर करण को भी कभी किस तक नहीं करने दिया था, जिस कारण आज दच का बस उसके होठों को हल्का सा टच करना भी उसके पेट में गुदगुदी सा महसूस करा रहा था। कुछ देर सावर लेने के बाद आरोही वॉशरूम से बाहर आई। फिर सिंपल सा लोअर और टी शर्ट पहनकर बेड पर लेट गई। अभी उसे बहुत थकान सा महसूस हो रहा था। वो धीरे से अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से दच का चेहरा घूम गया। ऐसा होते ही आरोही ने तुरंत एक झटके में अपनी आंखें खोल दी। अब आरोही परेशान सी हो गई थी। उफ, ये डेविल क्रियोल खन्ना मुझे चैन से सोने भी नहीं दे रहे हैं। अब तो आंखें बंद करते ही उनका खतरनाक चेहरा आंखों के सामने आ रहे हैं। लेकिन ये गलत है आरोही, तू किसी और की अमानत है और अब तू किसी गैर के बारे में नहीं सोचेगी। आरोही परेशान होकर खुद में बोली और एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। काफी कोशिश के बाद आरोही सो जाती है। वहीं दक्ष भी अपने ऑफिस के केबिन में अपने चेयर पर पीछे की तरफ सिर किए बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और उन बंद आंखों में बस आरोही का चेहरा था। अचानक कुछ सोचकर उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। अब समय आ गया है कि मिस आरोही आपको सच से रूबरू कराया जाए। दच अपने खतरनाक स्माइल आ गया। उसके बाद दच अपने मोबाइल से किसी को मैसेज करके उसे सेंड कर दिया। फिर मोबाइल वहीं टेबल पर रखकर अपनी आंखें बंद कर बैठ गया। उसके बाद वो उसी तरह बैठे हुए गाना गुनगुनाने लगा। शाम के समय में आरोही अपने रूम में सो रही थी जब उसकी फ्रेंड जिया उसके रूम में आई और आरोही को उठाते हुए बोली, आरू उठ ना यार, कितना सोएगी। आरोही जिया के बार बार जगाने पर उठ गई। फिर आरोही अपने एक हाथ से अपनी आंखों को मलते हुए बोली, जिया यार तू ऑफिस से कब आई? मैं तो ऑफिस से कब का आ चुकी हूँ और कब से तेरे उठने का वेट कर रही हूँ, और एक तू है कि घोड़े गधे सब बेचकर सो रही है। जिया आरोही की तरफ देखते हुए मुंह बनाकर बोली,
आरोही बस हल्का सा मुस्कुरा थी। फिर वो जिया से कुछ बोलती उससे पहले ही जिया ने आरोही से कहा, यार चलना, आज कहीं बाहर किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने चलते हैं। मेरा ना आज बाहर का कुछ स्पाइसी खाने का मन कर रहा है। आरोही जिया की बात सुनकर मुस्कुरा कर हाँ में अपने सिर को हिलाते हुए बोली, ओके चल, जब तेरा यही मन है तो यही होगा। मैं पहले फ्रेश होती हूँ, फिर तैयार होकर आती। ये कहकर आरोही बेड से उठने लगी, पर तभी उसका मोबाइल बजता है। उस पर अभी एक मैसेज का नोटिफिकेशन था। आरोही मोबाइल उठाकर चेक करती है तो उस पर किसी अननोन नंबर से मैसेज आया था। आरोही को पहले तो थोड़ा अजीब लगता है, फिर कुछ सोचकर वो उस मैसेज को चेक करती है तो उसमें लिखा था कि अगर तुम अपने मंगेतर करण का सच जानना चाहती हो तो 1 घंटे बाद होटल ब्लू स्टार में जाकर देखो। उसका सारा सच तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारा शुभ चिंतक। आरोही को इस मैसेज को पढ़ने के बाद बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। जिया जो कि अभी भी वहीं थी, वो आरोही के चेहरे पर गुस्से के भाव को साफ देख लेती है। वो आरोही के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख पूछी, क्या हुआ आरू, तू अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गई? आरोही जिया की बात सुनकर एक नज़र उसकी तरफ देखती है, फिर अपने फ़ोन को उसकी तरफ बढ़ा दी। जिया आरोही की तरफ एक नज़र देखकर उसके मोबाइल को लेती है, फिर आरोही के हाथ से मोबाइल लेकर उस पर आए मैसेज को पढ़ती है तो वो भी एक पल के लिए चौंक जाती है। तो तूने क्या सोचा है, तू वहां जाएगी या नहीं? जिया आरोही की तरफ देखते हुए उससे पूछी। आरोही गुस्से से जिया की तरफ देखकर बोली, ऑफ कोर्स नॉट यार, मुझे अपने करण पर पूरा विश्वास है। ये जरूर कोई ऐसा इंसान है जो हम दोनों को अलग करना चाहता है, और इसका तो मैं पता लगा कर रहूंगी। ये कहते हुए आरोही गुस्से से पूरी लाल हो गई थी। जिया उसे बेड पर अच्छे से बिठाकर पहले उसे एक गिलास पानी पीने के लिए दिया। आरोही एक झटके में गिलास का सारा पानी पी ली। फिर जिया आरोही की तरफ देखते हुए शांत कराते हुए बोली, देख आरू, आई नो कि तू करण पर बहुत विश्वास करती है, पर तुझे नहीं लगता कि एक बार तुझे वहां उस होटल में जाना चाहिए? देख, अगर ये बात गलत हुई तो उस मैसेज करने वाले का पता लगाना, फिर हम दोनों मिलकर उसे अच्छा सबक सिखाएंगे, समझी? अब जा जल्दी से फ्रेश होकर तू तैयार है। जिया की बात सुनकर आ रही हाँ में अपना सर हिलाते हुए बोली, यस यू आर राइट जिया, मुझे ना सच में इस मैसेज सेंड करने वाले को सबक सिखाना है। ये कहकर आरोही वॉशरूम में चली गई। वहीं जिया आरोही के वॉशरूम में जाने के बाद एक गहरी सांस ली, फिर खुद में बोली, आई डोंट नो कि तुम कौन हो जो मेरी फ्रेंड के सामने लाना चाहते हो, पर मैं खुश हूँ कि मेरे अलावा कोई और भी है जो आरोही के लिए अच्छा चाहता है। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए अपने रूम में तैयार होने के लिए चली जाती है। करीब आधे घंटे बाद दोनों तैयार होकर ब्लू स्टार के लिए निकल गई। वहीं कोई था जो उन पर अपनी नजरें रखे हुए था। जैसे ही वो दोनों फ्लैट से बाहर आकर होटल के लिए निकली, उसी समय वो इंसान किसी को कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन दे दिया। करीब 25 मिनट में उनकी कार ब्लू स्टार होटल के बाहर आकर रुकी। वो दोनों जल्दी से कार से बाहर आई और होटल के अंदर चली गई। वो होटल बहुत ही बड़ा था और इसके साथ साथ बहुत ही सुंदर भी था। जिया जो कि पहली बार ऐसे होटल में आई थी, वो बस आंखें फाड़े चारों तरफ देखे जा रही थी। तभी उसकी नज़र होटल के लॉबी में खड़े करण की तरफ गई। जिया बिना कुछ बोले जल्दी से आरोही को उस तरफ देखने का इशारा किया। आरोही जिया के इशारे को समझकर उस तरफ देखी तो करण को वहां देखकर चौंक गई। वो जिया के साथ उस तरफ जाने लगी जहां पर करण खड़ा था, पर इससे पहले वो करण तक पहुंच पाती तभी करण के साथ खड़े इंसान को देख वो हैरान रह गई। उसकी आंखें हैरान रह गईं। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।